छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं आपको एक उदाहरण ही बताता हूँ। जब सुषमा स्वराज जी थी तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर लिया, आप कन्नड़ में भाषण कैसे देने लगी थी। तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग था, तो सबसे पहले कन्नड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं उन शब्दों को पिकअप किया और उनको केंद्रित करके भाषण का निर्माण किया, और उसके बाद भाषण लिखा देवनागरी लिपि में, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि ये भाषा किस ढंग से जोड़ती है और भाषा किस ढंग से आपके दिमाग को पल्यूट भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8, 9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ज्ञान देता है। ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूँ, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाज संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी, ना 2003 के बाद। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी, 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में। तो उस समय ये आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है। यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब ये रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं, यानी लड़कियां जो आज हैं, उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है। उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बताए दे रहा हूं। जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसका हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है। जंग हिंदी का शब्द है, ना इश्क हिंदी का शब्द है, ना जायज हिंदी का शब्द, सब फारसी के शब्द है। कभी आपने हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सर्वथा सब कुछ उचित अनुचित है? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है। इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा, हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वो बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं, तो उसको समाप्त करते हैं। देखिए, हम सभी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ये वक्रतुंडी ही क्यों है? किसी ने कभी ध्यान दिया कि सूर्ण जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण यह है। और गणेश जी, यहां तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है? कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दांत क्यों है? चूहे की सवारी क्यों है? उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है। इसीलिए सूर्ण जो है कुंडलनी का प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, और 2 दांत की बजाय 1 दांत, और 1 दांत भी टूटा हुआ है। वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है, जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो हमेशा वो डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ होती है। आपका मन हमेशा नीचे व्यर्थ की सांसारिक चीजों की तरफ भागता है।
जब आप उसको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ कर लेंगे तब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गणेश जी की सूंड हमेशा वक्र तुंड यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। और जब आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा चक्र पे आते हैं, चौथे चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत के साथ नहीं हो सकती। संसार और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक दांत और वो टूटा हुआ है, आगे की यात्रा अद्वैत से होगी। और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का अर्थ होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विष हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। और एक दो चीज और भी समझ लेनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम सब ये मानते हैं कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के लिए बहुतों ने संघर्ष किया, पर बहुतों ने संघर्ष किया उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। जैसे एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू जी इनके नेतृत्व में चल रहा था, उसका महत्व है। तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था जो युगांधर और अनुशीलन समिति बंगाल से शुरू होती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहाँ तक। और फिर एक सशस्त्र आंदोलन जो सैन्य अभियान था, जो रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू होता है। सबका योगदान था। एक में एकाधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है। एक दो फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान ना हो। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। 2 सितंबर 1946 को क्यों? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो भारत को आज़ादी देने का जो निर्णय लिया था अंग्रेज़ों ने, वो तो 30 जून 1948 डेट थी। फिर ये 11 महीने प्रीफोन कैसे हो गई, क्यों हो गई? उसको अगर समझना है तो आप ये समझिए कि उनका मैं नाम भूला हूं, उसमें ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लाउड। उन्होंने 24 नवंबर 1945 को लेटर लिखा। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 25 लाख की फौज थी भारत की, जिसमें ब्रिटिश सैनिक सिर्फ 40,000 थे। उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की INA के द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत लंबे समय तक अब हमारे लिए चंद ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा शासन करना मुश्किल नजर आता है। ठीक, यह है नवंबर 24, 1945। जनवरी 1946 कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव होता है कि अब एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, मगर टारगेट था 30 जून 1948। अब 12 फरवरी 1946 को मिस्टर क्लाउड एक और लेटर लिखते हैं वायसराय को। वो कहते हैं मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार तो भारतीय सैनिकों के अंदर अच्छा खासा असंतोष पनप रहा है, क्योंकि लाल किले में ट्रायल शुरू हो गया है जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए थे उनके विरुद्ध, और उसको लेकर बहुत असंतोष है, जनता भी उनके साथ है। इसलिए अब हम इस पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, इस सेना पर। ये वो लिखते हैं 12 फरवरी 1946 को, और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। और देखते देखते 2-3 दिनों के अंदर बॉम्बे से कलकत्ता और कराची तक 20,000 नौसैनिक सड़कों पे आ जाते हैं। 70 से अधिक वॉरशिप्स कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश सैनिक, उस समय जो टेलीग्राम भेजा गया है उसमें यह तक बताया गया है कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, वो कराची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी
वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौ सैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो ये तय हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागें। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में। जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में सभी ने योगदान दिया है, बहुतों ने योगदान दिया। आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में शस्त्रागार लूट लिया गया था, आर्मरी वॉज कैप्चर्ड। काकोरी लखनऊ के पास, वहां ब्रिटिश सरकार का खजाना कैप्चर कर लिया था जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया था, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था, और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया था। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एकमेव था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया उनका योगदान नहीं था, जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 3-3 4-4 किताबें लिखी, जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों का कोई योगदान नहीं है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए, IITs बनी, एम्स बना, राउरकेला बोकारो के स्टील प्लांट्स बने, भाखड़ा नंगल डैम बना, मगर कुछ ऐसे काम भी किए। चीन हमारा पड़ोसी नहीं था 47 में, तिब्बत हमारा पड़ोसी था, तिब्बत चीन का है कोई मानने को तैयार नहीं था, मगर बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके आपने मनवा दिया और उसके बाद तिब्बत ही नहीं वो तो एक्साई चीन तक आ गया। तो जो गलती है वह भी मानना होगा। आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आजकल खैबर पख्तूनवा है, फाटा का इलाका, वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, वहां कांग्रेस जीती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से, और उस समय यह स्टैंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ जाएं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलोमीटर दूर होकर एक देश हो सकते थे, हम वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा हिस्सा नहीं हो सकता था। और जब हमने मना कर दिया तो खान अब्दुल गफ्फार खान का यह स्टेटमेंट है कि आपने हमको भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया है। पता है आपको बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, खान ऑफ कलात कभी नहीं मिलना चाहते थे। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कंट्रोल होता था। ओमान हमने कितना छोड़ा है, कितना गंवाया है, सब कुछ गंवाते चले गए। एक बात विचार करिए, हम 2022 में बैठे हैं, जरा 1918 या 19 का 105 साल पहले का भारत छोड़ देखिए, सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमारा हिस्सा था। हमने बताया ना ओमान तक उससे कंट्रोल होता था। तब तक ना तिब्बत चीन का हिस्सा था, ना शेंगेन चीन का हिस्सा था, सोवियत संघ का गठन नहीं हुआ था, तो हम सबसे बड़े देश थे। एंड एंटायर चाइना वॉज बुद्धिस्ट, कंसीडरिंग हिंदू एंड बुद्धिज्म एज अ वन
फैमिली रिलीजन, वी वर द बिगेस्ट रिलीजन ऑन अर्थ एंड वी वर द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। और आज जो हालात हुए, अगर मजबूत सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात हैं, कश्मीर वैली में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। केरल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और बंगाल के, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। नक्सल प्रभावी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा के इंटीरियर इलाकों में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी खतरा यह है कि मजबूत सरकार ना हो तो आज़ादी के 100 साल बाद हो सकता है हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाएं। इन सब चुनौतियों को समझना है और उसके अनुसार हमें यह संघर्ष करना है कि स्वतंत्रता को हमें सार्थक करना है। उसके लिए हमें इन सारे जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं उससे चौकन्ना रहना है। और जो मैकाले का माइंडसेट 19वीं सदी का और मार्क्सवाद का माइंडसेट 20वीं सदी का, दोनों से अपने मन में जितने विष हैं उस मनोरोग से मुक्ति पानी है। और जो अभी कहा गया था कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी, अंग्रेज़ की। 1 जनवरी 1951 को पूरे देश में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण इस देश की धरती पर गिरी तो इस देश में किसकी सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की। अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है नियति का संकेत कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। तो 21वीं सदी हमारी है, हमारी उस विचार की है। इसलिए अब हम आगे बढ़ें और मन में ये पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि अगला वक्त हमारा ही आने वाला है। और ये सिर्फ देश के अंदर नहीं, बस एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं। देखिए, दुनिया का आप पूरा देख लीजिए। एक दौर में 2500 साल पहले हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री पावर सेंटर। जब वो खत्म हुआ, भारत का डाउनफॉल हुआ, तो सेंटर कहाँ गया, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, ईरान की तरफ चला गया। फिर जब ईरान का डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, बगदाद का एम्पायर। फिर उसका डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर के बाद रोमन एम्पायर, पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसका इस्तांबुल कैपिटल थी जो आज टर्की की है, उसके बाद रोमन एम्पायर। रोम का डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का ज़माना। पुर्तगाल और स्पेन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का ज़माना। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अमेरिका का ज़माना। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। उसके बाद अब पिछले 100 साल में आ जाइए, जापान का ज़माना। जापान के बाद आ जाइए पिछले 50 साल में टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब चीन का जलजला चल रहा है। तो अगला मुकाम क्या है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है। और हम यदि दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो वी आर नॉट देयर टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी आर देयर टू मोटिवेट द वर्ल्ड। चीन दुनिया को दबाने के लिए आगे आ रहा है, हम दुनिया को प्रेरित करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसीलिए हम वर्ल्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगत गुरु बनना चाहते हैं। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति के बगल में खड़े होकर अक्सर आप संकोच, ठिठका, कहीं कहीं दबा हुआ महसूस कर सकते हैं, परंतु गुरु के बगल में खड़े होकर आप आनंदित, आह्लादित और उन्नत महसूस करते हैं। और जिसकी झलक योग दिवस के रूप में दिखाई पड़ने लगी है कि हम राष्ट्र से लेकर व्यक्ति तक को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। और फाइनली एक बात और कह दूं, ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है। आज आप देखिए, चाइना ताइवान के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है, तो रशिया यूक्रेन के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा है। तो पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स इस पर चल रही है, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन। यानी या तो कंट्री को मिला लो, पिछले 100 सालों में हुआ ना, या फिर सब्जुगेट कर लो, उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बना लो, यानी इनडायरेक्टली अपना शासन कर लो, या डोमिनेट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि वो सरकार वहीं रहे मगर वो आपका कंट्रोल रहे। परंतु हम इन तीनों में से किसी में विश्वास नहीं करते। क्यों? जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना डिप्यूटी या वाइसराय अपॉइंट किया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। वहां से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया यानी डोमिनेशन किया? नहीं। मूल्यों को स्थापित किया और सह अस्तित्व का विचार दिया। इसीलिए वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वी नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, एंड इफ समबडी कंसीडर हिंदुइज्म एज अ रिलीजन वी नेवर वेंट फॉर कन्वर्जन, बिकॉज वी आर हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। और पूरी दुनिया में आग लगी हुई है इसी वजह से। इसलिए अगर 21वीं सदी में विश्व का उदय होना है तो वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, और हमारे अंदर ही वो क्षमता है। अटल जी की कविता की यह पंक्ति, उस विचार जिसे सांप्रदायिक कह के बहुत लांछित किया जाता है,
वो सिर्फ हमारी उन्नति के लिए अमृतकाल जरूरी नहीं है। जब 2047 में हम उस पीक के ऊपर बैठे होंगे, उस समय हम दुनिया को क्या दे रहे होंगे। उनकी प्रख्यात कविता जो पुराने लोगों को याद होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा था कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और फाइनली एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ेगा। ये जो हमसे कहा गया ना, हम वो देश थे जो आके सेटल होते गए तो लोग बसते चले गए। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। ये हम सराय नहीं थे कि आके सेटल होते गए, हम वो थे जहां ज्ञान का पहला उदय हुआ और पूरे विश्व को हमने संदेश दिया। इसलिए हमारा राष्ट्रवाद क्या है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण संसार को शोक से विरत करके उसे सुख के मार्ग पर प्रेरित करने की सामर्थ्य हमारी है। इसके लिए आप प्रण करें, कमर कसें, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। मंच पर विराजमान यहाँ के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मोहित जैन जी, श्री मुकेश मोड़ जी, विवेक गोरे जी और स्थानीय संपादक श्री शक्ति सिंह परमार जी। आज हम सब जिस विषय पर मंथन करने के लिए एकत्र हुए हैं, अब एक संयोगी देखिए कि मात्र 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद जिस अमृत काल का प्रारंभ किया है, तो मैं कह सकता हूं यह अमृत काल के उषा की पहली किरण का समय है। और शायद मेरा तो ये पहला ही वक्तव्य है उसके बाद, और स्थान पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी का वह स्थान जिन्होंने भारत के विष तत्व को हटाकर अमृत तत्व को स्थापित करने के जो कार्य किए, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, केदारनाथ हो, रामेश्वरम हो, यहां तक कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि उन्होंने पेशावर में पंच तीर्थ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। वह स्थान जहां से थोड़ी ही दूरी पर भारत के संविधान के शब्द शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान हो, और क्षेत्र महाकाल का हो, और मंच स्वदेश का हो, तो कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि देश के कालचक्र की गति में एक नए सूर्य का सूर्योदय होने का काल आ गया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की बात कही है, तो हम सबको सोचना चाहिए कि इस विषय में कोई सार्थकता है या विषय सिर्फ एक वक्तव्य है। अगर हम स्वतंत्रता के उपरांत के 75 वर्षों को देखें और इन्हें 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में विभाजित करें, तो देश के अंदर जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है, विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से, तो परिवर्तन बहुत स्पष्ट नजर आएगा। पहले 25 साल 1947 से 72 राजनीतिक दृष्टि से एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, चुनाव होते थे, कभी सरकार नहीं बदलती थी। वैचारिक दृष्टि से
भारत की स्वतंत्रता के बाद का कोई भी वह स्व का तत्व बहुत दबा हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के ज़्यादातर व्यवस्थाएं यथावत चली आ रही थीं। सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी अपरिहार्य थी। इवन जिस ज़माने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग दिया है, उस ज़माने में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर तब चेक होता था जब आप अंग्रेजी क्वालिफाई कर जाते थे, अदरवाइज नहीं चेक होता था। 72 से 97 दूसरा वर्ष आता है, दूसरा कालखंड। अब परिवर्तन शुरू होता है, डेमोक्रेसी मैच्योर होती है। आप देखिए कि पहली बार वह पार्टी, वह विचारधारा जो स्वतंत्रता के बाद बनी, जो स्व के तत्व को लेकर बनी, उसका धीरे धीरे उद्भव शुरू होता है। हम लोग अगर अपनी बात कहें तो पहले वाले कालखंड में हम एक महत्वहीन राजनीतिक दल थे। दूसरे कालखंड में हम पहली बार केंद्र की सत्ता में साझीदार बनते हैं। 1977 में अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद हम अनेक राज्यों में सत्ता में आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्ण दल बनते हैं। और अगला 25 वर्ष समाप्त होते होते, यानी 97 समाप्त होते होते, उस समय नहीं हुआ था, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, 98 आते आते केंद्र की सत्ता पर हमारा पदार्पण हो जाता है हमारे नेतृत्व में। और अगला 25 वर्ष पूर्ण होता है 1997 से 2022। तो जो सत्ता पर पदार्पण हुआ था वो पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण प्रबलता के साथ स्थापित होकर आ जाता है। तो ये दर्शाता है कि एक परिवर्तन था। और अभी मोहित जैन जी ने कहा कि हम 2014 में आजाद हुए, इस विषय को लेकर बहुत विवादित ढंग से लोग ये बात कहते हैं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी के मन में यदि इसको लेकर एक प्रश्न उठ रहा हो तो 18 मई सन 2014 का लंदन का ट्रिब्यून अखबार, उसने ये लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत हमें पहली बार मिला। ये कौन लिख रहा है? लंदन का ट्रिब्यून लिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, कोई संघी भाजपाई नहीं बोल रहा है। वो कहता है कि ये 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो राजनैतिक व्यवस्थाएं, जिन विचारों ने भारत को डोमिनेट किया, वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे। और पहली बार एक ऐसी विचारधारा को पूर्ण सत्ता मिली है जो अपने उद्गम में, प्रेरणा में पूर्णतः भारतीय है। अब यह भी देखिए, बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर हम देखें तो मौलिक रूप से इस देश में 3 प्रमुख राजनीतिक दल माने गए जो राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। कांग्रेस कब बनी? 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, यानी गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों का प्रभाव, एक बहुत बड़ी थ्योरी भी थी कि सेफ्टी वॉल के रूप में उसे बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1925 में। और जो कि अपने को भारतीय कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। यानी वो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की ब्रांच है। तो वो अपने को प्रेरणा में विदेशी, हम एकमात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए। विचार, प्रेरणा, वाणी, वेश, तत्व, दर्शन, सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल बने। बहुत प्रश्न किया जाता है कि साहब आपका मात्र संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हाँ, हम कहते हैं मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे। परंतु जो सवाल हमसे पूछते हैं, और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे। परंतु अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, ये सब जानते कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के
कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब बताइए, आप ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई, अपने मातृ संगठन, तुम्हारा मातृत्व भ्रातृत्व कहां था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए, जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आया 2022, तो एक और परिवर्तन